नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। 8वें वेतन आयोग में मिलेंगे करोड़ों रुपए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। डीसी और एसपी मिलकर नशे के खिलाफ चलाएं ज्वाइंट ऑपरेशन। मुख्यमंत्री सैनी ने संयुक्त बैठक में दिए निर्देश। नशे को जड़ से खत्म करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। औद्योगिक भूखंड मामले को लेकर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम हुड्डा की जमानत रद्द करने की मांग। ईडी ने कहा गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू हो जाएंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इस 8वें वेतन आयोग में हरियाणा के कर्मचारियों के लिए 6,500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इससे केंद्र सरकार के सालाना वित्तीय बोझ बढ़ेगा और वहीं हरियाणा के करीब 5 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। इनमें करीब 2,75,000 नियमित कर्मचारी हैं और 2,35,000 पेंशनर्स शामिल हैं। 1 जनवरी 2026 से इस वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों पर यह सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वेतनमान और पेंशन सुविधाएं देने की प्रक्रिया शुरू करेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की आयोजित संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर उन्हें कानून व्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, नशे पर प्रहार, बाल श्रम और अवैध खनन सहित अन्य अहम मुद्दों पर आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की आयोजित संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों के साथ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सरकार का चेहरा है और प्रदेश की जनता को उनसे आशाएं और आकांक्षाएं हैं। सभी अधिकारी आपसी सामंजस्य से कार्य करते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन 3 नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण रूप से 31 मार्च तक लागू करना सुनिश्चित करें। सबसे पहले तो हमने जो हमारे संविधान का संविधान गौरव ये अभियान चल रहा है, इसके तहत संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया सभी ने मिलकर के। और आज बैठक की शुरुआत में पहले हम सभी ने जो संविधान की वाचना की है और बैठक में सभी उपायुक्त और हमारे एसपी महोदय पुलिस अधीक्षक वो आपसी समन्वय बना करके कार्य करें, उसको लेकर के आज ये ज्वाइंट बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है और हर विषय पर गहराई में जाकर के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के दौरान प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 3 पैनल कोड आए हैं वो हरियाणा में लागू हों, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है या अन्य किसी और संसाधन की आवश्यकता है, उन सब को लेकर के भी गंभीरता से उसके ऊपर चर्चा की गई है। इसके अलावा प्रदेश के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध करवाना इसमें शामिल है। इसी प्रकार ई समन और ई चालान को भी पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। इससे गवाहों को अपना बयान देने के लिए अब कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस जा कर के कहीं से भी वो गवाही दे सकता है। अब उसको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से 31 मार्च तक लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। हम चाहते हैं कि निर्दोष व्यक्ति को सज़ा ना हो और दोषी बचे ना, उसको कड़ी सज़ा जल्दी से जल्दी मिले और पीड़ित को तारीख पर तारीख से छुटकारा मिले। इन कानूनों का यही और जल्दी ही ये लागू हों, इसको लेकर के हमने चर्चा की है। पंचकुला के औद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 17 अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका रद्द करने की मांग की है। ईडी की तरफ से वरिष्ठ काउंसिल अरविंद मोदगिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ईडी की विशेष अदालत ने हुड्डा को जमानत देने में गंभीर त्रुटि की है। जमानत देने का आदेश रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों को अनदेखा करके पारित किया गया है। केवल इस आधार पर जमानत दे दी गई कि हुड्डा जांच में शामिल हुए थे और जांच एजेंसी ने उनको पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 को लागू कर गिरफ्तार नहीं किया। विशेष अदालत इस तथ्य को देखने में भी विफल रही कि हुड्डा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वे गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि अब जमानत के लिए तय शर्तों का सही तरीके से पालन भी नहीं किया जा रहा है। इन तथ्यों के आधार पर दायर इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को सुनवाई के लिए तारीख तय की है। गौरतलब है कि ईडी की विशेष अदालत ने हुड्डा और अन्य 17 आरोपियों को मार्च 2021 में जमानत दी थी और विशेष अदालत के इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। डल्लेवाल को 3-4 बार उल्टियां हुई हैं और वह पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज शनिवार को 54वें दिन भी जारी रहा और डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि रात 12:25 पर जगजीत सिंह डल्लेवाल को 3 से 4 बार उल्टियां आई। उन्होंने बीती रात से सिर्फ 150 से 200 मिलीलीटर पानी पिया है। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल को अब मेडिकल सहायता की जरूरत है, लेकिन डल्लेवाल अपने अनशन पर अडिग हैं। वे किसी भी तरह से अपना अनशन तोड़ना नहीं चाहते। इस बीच अब कल से हरियाणा से 10 किसान 111 किसानों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किसान नेताओं ने बताया कि आज देश के किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। देश के किसान इस बात को समझ रहे हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल उनकी जमीनों, खेती और अगली पीढ़ी को बचाने के लिए पिछले 53 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं और हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। खनौरी मोर्चे बॉर्डर पर डल्लेवाल के समर्थन में रोजाना किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। खनौरी मोर्चा जो 13 फरवरी तो 3 जगह एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन योग तहत फसलों के भाव, कर्ज माफी ते मनरेगा मजदूरी सहित 13 मंगां नूं लैके मोर्चा चल रहा है। ये मोर्चा 13 फरवरी तो चल रहा है तो जिहड़ा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मरण व्रत रखा 26 नवंबर तो बैठे ने, अज 54वां दिन है तो जिहड़े 111 योधे नवे जगजीत सिंह डल्लेवाल ने उन्होंने दे मरण व्रत नूं अज चौथा दिन है। तो आप देख रहे हैं हुणे तुहानूं जिहड़ी पहली वीडियो च दिखाया गया है भी किवें मालशां जिहड़े वलंटीयर एक दूजे दियां कर रहे ने, जिहड़े साथी बैठे ने इन्हां दे हौसले नूं, इन्हां दे सिदक नूं सिर झुकदा है भी इन्हां ने अपने पूरे देश की एमएसपी की खरीद की गारंटी कानून की मंग नूं लैके अपने ते तसीहे चल रहे हैं। कहना बहुत सौखा है मरण वर्त जां अनाज नूं छड्डना, लेकिन ये जिहड़े इन्हां दे बीत रही है, इन्हां दे चेहरे ने आज जिहड़े है तुसीं देख सकते हो गदगद करते चेहरे सी ते अज की हालात है। कईयां सिर दर्द हुंदा जदों लत्तां दुखदियां ने, एक दूजे दी लत्तां मंड के, लेकिन चढ़दी कला च एक दूसरे नूं हौसला दे के चल रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के 370 पटवारियों की सूची जारी की है। इन पटवारियों पर जमीन कई पैमाइश, इंतकाल दर्ज कराने की, जमीन के सरकारी रिकॉर्ड ठीक करने और नक्शे पास कराने के एवज में धनराशि वसूलने के आरोप हैं। सरकार ने इनमें से 170 पटवारियों की पहचान की है जिन्होंने भ्रष्टाचार के लिए अपने सहायक रखे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्ट कर्मचारियों की लिस्ट पहली बार जारी की गई है। इससे राज्य की सभी तहसीलों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। तहसीलों में काम करने वाले बाकी कर्मचारियों को इस बात का डर है कि जब राज्य सरकार भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी कर सकती है तो देर सवेर उनका नंबर भी आ सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्व एवं आपदा मंत्री विपुल गोयल की इस पहल को भ्रष्टाचार वाले सरकारी विभागों के सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देख रहे हैं और इस सूची में पटवारियों और उनके सहायकों के नाम के साथ उनका काम करने का एरिया, जाति और गांव भी लिखा गया है। हरियाणा सरकार द्वारा तैयार लिस्ट के हिसाब से सबसे अधिक भ्रष्टाचार कैथल और सोनीपत जिले में हुए हैं। कैथल के 46 पटवारियों और उनके 7 सहयोगियों के नाम लिस्ट में हैं। सोनीपत में
41 पटवारियों और 15 सहयोगियों के नाम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वायु प्रदूषण का बढ़ना एक विकट समस्या है और इससे निपटने के लिए जो उपाय आवश्यक हैं वे भी कठोर होने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपने इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही है। न्यायमूर्ति A.S. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि दिल्ली की तरह राजस्थान सरकार ने भी राज्य के एनसीआर क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से भी ऐसा ही करने को कहा है। पीठ ने कहा कि जब तक ये दोनों राज्य आदेश पारित नहीं कर देते तब तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उसका पूर्व निर्देश मामले की अगली सुनवाई की तिथि जो कि 24 मार्च है तक बढ़ा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को इसी तरह का प्रतिबंध लगाने के निर्देश देते हैं जैसा कि दिल्ली राज्य में लगाया गया है। हरियाणा में आज एक बार फिर से घना कोहरा छा गया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी खत्म हो गई जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पड़ रही धुंध और पश्चिम से चल रही बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है जिसकी वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई है। अंबाला में भी अचानक फिर से घना कोहरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर धुंध की सफेद चादर बिछ गई हो। सैर करने आए लोगों का कहना है कि अंबाला शिमला से भी ठंडा हो गया है। हालांकि लगातार पड़ रही धुंध के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि धुंध फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में घनी धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक शामिल हैं और वहीं प्रदेश के बाकी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे और घना कोहरा बना रहेगा और इसके बाद 21 और 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। फरीदाबाद में एक भाई ने अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया जिसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में पता लगते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान फतेहपुर चंदीला के रहने वाले नरेंद्र के रूप में हुई है। नरेंद्र पेशे से प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। नरेंद्र के छोटे भाई का नाम विकास है और वह भी प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और पुलिस जांच में सामने आया कि नरेंद्र और विकास के बीच शोरूम को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर विकास के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। परिजनों ने अपने बयान में बताया कि विकास को उसके चाचा कुलदीप सिंह ने बचपन में ही गोद ले लिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कटी पतंग को लेने गया किशोर हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। घटना कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद की है। किशोर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में हाईवे पर स्थित पानी की टंकी के निकट कटी पतंग पकड़ने के चक्कर में एक 12 वर्षीय किशोर हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया जिससे वह बुरी तरह झुलस गया और उसे इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। बच्चे की दर्दनाक हादसे में मौत हो जाने से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं घर में इकलौते बेटे की मौत से मातम पसर गया है। 12 वर्षीय कुणाल सैनी 5वीं कक्षा का छात्र था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।